सीटें कौन सी पार्टी लाई है। और चलिए इसी बीच बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कमलनाथ सीएम हाउस पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से उन्होंने मुलाकात की है। कमलनाथ ने जीत को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को शुभकामनाएं दी हैं, बधाई दी है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। देखिए, कमलनाथ की मौजूदगी है सीएम हाउस में और यहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से उन्होंने मुलाकात की। कमलनाथ ने मुख्यमंत्री को जीत की बधाई दी है। जिस तरीके से प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी ने जीत हासिल की, उसकी बधाई कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को दी है। और देखिए, यही राजनीति की खूबसूरती है कि भले ही प्रतिद्वंदी हैं दोनों, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चूंकि जीत दर्ज की और उस पर उन्हें बधाई देने, उन्हें शुभकामनाएं देने पहुंचते हैं कमलनाथ। तो ये खूबसूरत लोकतंत्र की तस्वीर, राजनीति की तस्वीर, जहां पर दोनों प्रतिद्वंदी एक दूसरे से बिल्कुल पॉजिटिवली लड़ते हुए नजर आते हैं। और हालांकि आरोप प्रत्यारोप का दौर हमेशा जारी रहता है, लेकिन जब यहां पर बधाई देने का समय होता है, जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जीत दर्ज की, एक प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी जीतती है, तो कमलनाथ किस तरीके से सीएम आवास पहुंचते हैं। और ये तस्वीरें उसी वक्त की है जब कमलनाथ सीएम आवास पहुंचे और किस तरीके से, देखिए उनकी बॉडी लैंग्वेज को आप देखिए, किस तरीके से मुस्कुराहट के साथ पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बधाई देते हुए यहां पर कमलनाथ नजर आए, जीत की बधाई दी। जिस तरीके से बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ प्रदेश में जीत हासिल की है, 163 सीटें, माफ कीजिएगा, बीजेपी ने जीत हासिल की है उन सीटों पर। 66 सीटें महज कांग्रेस को मिली। हालांकि ये खूबसूरत तस्वीर आप देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बधाई देने उनके प्रतिद्वंदी, सबसे बड़े प्रतिद्वंदी पीसीसी चीफ कमलनाथ पहुंचे, उन्हें बधाई देने, शुभकामनाएं देने। और चलिए, हमारे साथ सहयोगी नीलम इस वक्त लाइव जुड़ी हुई है। नीलम, एक राजनीति की खूबसूरत तस्वीर ही इसे कह सकते हैं कि कमलनाथ पहुंचते हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सीएम आवास पहुंचते हैं और यहां पर जीत की बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर देखिए, ये राजनीति की कहें या लोकतंत्र की कहें, खूबसूरती ही है कि भले लड़ाई जो है राजनीति के मैदान में रहे, पर अगर कोई पार्टी जीत रही है तो उसके नेता को बधाई देने के लिए विपक्ष के नेता पहुंचते हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ थोड़ी ही देर पहले मुख्यमंत्री निवास पहुंचे हैं, जहां पर वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करेंगे और पार्टी ने जो इतनी बड़ी जीत हासिल की है उसे लेकर जो है बधाई। हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री निवास पर तमाम वो विधायक बार जीते हैं पहुंच रहे हैं। एक दूसरे की बधाई देने लेने का सिलसिला देर शाम से ही शुरू हो गया था और अब जो है कमलनाथ पीसीसी चीफ जो है वो पहुंचे हैं। इतनी बड़ी जीत की जो खुशी है, जाहिर तौर पर अगर विपक्ष का नेता पहुंचता है बधाई देने के लिए तो और ज्यादा बड़ी हो जाती है। राजनीति भले कुछ भी हो, पर ये खूबसूरती है हमारे देश की, हमारे लोकतंत्र की, कि विपक्ष का नेता पहुंच रहा है यहाँ पर। उस जीत का सेहरा जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पार्टी के सिर पर बांधा है, उसकी बधाई देने के लिए। और अब जब वो निकलेंगे तो ये जाहिर तौर पर वो क्या कहते हैं हार को लेकर के अपनी और बीजेपी की जीत को लेकर, ये देखने वाली बात होगी। पर जाहिर तौर पर बेहद खुशी वाली बात जो पार्टी के लिए है, और इस खुशी में जो है कमलनाथ भी शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। भले ही उनकी पार्टी इतने बड़े जो है सीटों के मार्जिन से हारी है, 66 सीटें मिली है कांग्रेस को। इतनी बड़ी हार का अंदाजा शायद ना तो पीसीसी चीफ कमलनाथ को होगा, ना ही कांग्रेस के जो दूसरे नेता है उन्हें होगा। लगातार जो है कांग्रेस इस आत्मविश्वास में थी कि मध्य प्रदेश में इस बार 130 से ज्यादा सीट कांग्रेस के पाले में आएगी, पर कई कमियां रह गई और जनता को साधने में जो है कहीं ना कहीं कमी थी, जिसकी वजह से जो है जनता ने एक बार फिर से मध्य प्रदेश में बीजेपी पर अपना विश्वास जताया है। और जिस तरह से देखा जा रहा है, जो आंकड़े हैं कि 2013 में जिस तरह से बीजेपी ने एक बम्पर जीत हासिल की थी, 10 साल बाद एक बड़ा कमबैक किया गया है, क्योंकि 2018 के चुनाव में 104 ही सीटें जो है जिस पर बीजेपी सिमट कर रह गई थी। हालांकि सत्ता पलट हुआ, उपचुनाव हुआ और उपचुनाव में भी हमने देखा था कि 29 में से बड़ी संख्या में जीतें जो है बीजेपी के पाले में आई थी। पर कहीं ना कहीं जो है कई तरह के सवाल उठाए जा रहे थे कि क्या जब एक बड़ा मैच या एक फाइनल जब खेला जाएगा मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव का, उसमें बीजेपी जो है जनता के भरोसे पर खरी उतरती है या नहीं। और जिस तरह से तमाम वादे, तमाम योजनाएं जनता को दी जा रही थी, सौगात दी जा रही थी, क्या उसका असर जमीनी स्तर पर दिखने को मिलेगा या नहीं। और जाहिर तौर पर जैसे सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा था, उसने अपना काम भी बखूबी किया लाडली बहना योजना ने, और उसका नतीजा ही रहा कि बीजेपी इतनी बड़ी मार्जिन से जो है, इतनी बड़ी संख्या में अपने पाले में जो है सीट लेकर
करके आई थी, जिसका जाहिर तौर पर कहीं न कहीं बीजेपी को भी अंदाजा नहीं था। वो लगातार कह रही थी कि 130 से 150 सीटें आ रही हैं हमारे पास, पर जिस तरह से 163 सीटें आई हैं, ये बीजेपी के लिए भी काफी ज्यादा अप्रत्याशित था। और हम शाम से देख रहे हैं कि बड़ी खुशी जो है बीजेपी के नेताओं के चेहरों पर है। लगातार मेहनत का जो फल है वो यहाँ पर जो है बीजेपी को मिला है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की हम बात करें तो 165 से ज्यादा जनसभाएं की उन्होंने। पूरे आचार संहिता लगने के दौरान सुबह 6 बजे से शुरुआत होती थी उनकी जनसभाओं की, और रात देर 1 बजे तक भी जो हमने कई बार देखा कि वो जनता के बीच में है। अगर जनता के बीच में नहीं है, भोपाल में है, तो भोपाल में भी वो जो जाकर के अपनी लाडली बहनों से मुलाकात करते रहते थे। तो यही उनकी जो मेहनत है जिसे कहीं न कहीं पार्टी को उसका फायदा भी मिला। इसके अलावा अगर हम देखें तो पीएम नरेंद्र मोदी का लगातार मध्य प्रदेश में आना, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जो है लगातार बैठकें लेना, इन सब संगठन की जो बैठकें थी उनका नतीजा ही रहा कि इतनी बड़ी एक जीत जो है मध्य प्रदेश में बीजेपी को मिली है। और लगातार यहाँ पर बिल्कुल नीलम, और इस जीत का जो प्रभाव है वो लोकसभा चुनाव में साफ तौर पर देखने को मिलेगा। और नीलम, जिस तरीके से हम लाडली बहना का बार बार जिक्र कर रहे हैं, या फिर सीएम के जो इमोशनल कनेक्ट उन्होंने जनता से बनाया उसका भी बार बार जिक्र किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर बीजेपी की स्ट्रैटेजी की भी बात करनी होगी नीलम, क्योंकि बीजेपी ने जो स्ट्रैटेजी अपनाई, जिस तरीके से बीजेपी ने सबसे पहला जो लिस्ट जारी किया था 39 नामों का लिस्ट, उसमें कई बड़े चेहरों को शामिल किया गया। पहले उन सीटों पर मंथन किया गया जहां पर बीजेपी की स्थिति कमजोर थी, और जो नतीजे आए हैं नीलम, उसमें 39 जो सीटें जो पहली लिस्ट सामने आई थी उनमें कई ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। तो एक तरह से जो स्ट्रैटेजी बीजेपी ने अपनाई थी वो कहीं ना कहीं काम कर गई। जाहिर तौर पर देखिए, टिकट वितरण को लेकर के बीजेपी ने इस बार हमने देखा कि हर एक लिस्ट में चौंकाया। सबसे पहली लिस्ट जो है किसी को अंदाजा नहीं था कितने जल्दी बीजेपी लेकर आएगी। ये वो 39 सीटें थी जिन्हें बीजेपी ने अपनी आकांक्षी सीटों, यानी कि हारी हुई सीटें हैं और इन्हें जो है जीतना है, उसमें रखा था। प्रत्याशियों को ज्यादा से ज्यादा समय मिले ताकि वो अपने क्षेत्र की जनता से जुड़ सके, विकास कार्यों का जो प्रचार प्रसार है वो तेजी से कर सके। इसलिए 2 महीने पहले ही जो है इन प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी थी, और हमने देखा कि इसमें से बड़ी संख्या में बीजेपी के प्रत्याशियों को जो है जीत भी हासिल हुई है। ये स्ट्रैटेजी काम की। उसके बाद जिस दूसरी बड़ी स्ट्रैटेजी की चर्चा लगातार हो रही थी कि 7 सांसदों को जो है उतारा है मैदान में, केंद्रीय मंत्री जिसमें शामिल है कैलाश विजयवर्गीय जो कि संगठन में एक बड़े नेता है, वो शामिल है। और जाहिर तौर पर इस भरोसे पर अगर हम देखें तो 2 नामों को छोड़ करके बाकी तमाम बिल्कुल नीलम, और कहीं ना कहीं इन्हीं तमाम स्ट्रैटेजी का जो असर है वो देखने को मिला चुनावी नतीजों में। बहुत बहुत धन्यवाद नीलम आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, और आपको पूरी जानकारी डिटेल में देते हैं कि कहां किसे कितनी सीट मिली है, कौन सी पार्टी को कौन से संभाग में कितनी सीटें मिली हैं। सबसे पहले एक फुल नतीजों की बात करते हैं तो बीजेपी ने यहां पर 54 सीटों पर जीत दर्ज की है। कांग्रेस को महज 35 सीटें मिली हैं। 90 विधानसभा सीटें छत्तीसगढ़ में, और यहां पर 54 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। कांग्रेस ने 35 सीटें हासिल की, वहीं पर अन्य को 1 सीट मिली है। अगर हम 2018 के नतीजों से कंपेयर करें तो ये काफी चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। बीजेपी महज 15 सीटों पर सिमट गई थी। आप समझिए कितना प्रोग्रेस किया है बीजेपी ने। 15 से 54 सीटों पर बीजेपी आ गई। वहीं पर कांग्रेस जहां 68 सीटों पर थी 35 सीटों पर आ गई। ये बेहद ही चौंकाने वाले नतीजे, और किसी ने इसकी अपेक्षा नहीं की होगी कि इतना कमाल का मुकाबला यहां पर देखने को मिल रहा था। लेकिन ये बिल्कुल एक तरफा मुकाबला हो गया जहां बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल कर ली। अन्य को महज 1 सीटें यहां पर मिली है। और वहीं पर देखिए, हम आपको लगातार ग्राफिक्स के माध्यम से भी दिखा रहे हैं। बीजेपी 54 सीट, कांग्रेस 35 सीट, वहीं पर अन्य को 1 सीटें मिली है। वहीं पर देखिए, अब हम आपको संभागवार बता रहे हैं नतीजे। सरगुजा संभाग में 14 सीटें आती हैं, और सरगुजा संभाग के अगर हम पूरे आंकड़े पर गौर करें तो देखिए बीजेपी को यहां पर 14 सीटें मिली हैं। सरगुजा संभाग, कांग्रेस को पिछली बार 14 की 14 सीटें उसके खाते में थी, लेकिन इस बार बीजेपी ने बिल्कुल क्लीन स्वीप कर दिया है और यहां पर बीजेपी ने 14 सीटें अपने खाते में कर ली है। बिलासपुर संभाग की सबसे बड़ा संभाग, 24 सीटें हैं। यहां पर 10 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। हालांकि कांग्रेस के लिए खुशखबरी है, अच्छी खबर है यहाँ के लिए कि कांग्रेस को 13 सीटें यहाँ पर मिली है। बिलासपुर संभाग में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा है। हालांकि बिलासपुर संभाग में पिछली बार बीजेपी ने अच्छा किया था, लेकिन इस बार देखिए कांग्रेस ने अच्छा किया है, 13 सीटें लेकर आई है और बीजेपी महज 10 सीटों पर सिमट गई है। रायपुर संभाग की बात करते हैं, 20 सीटें, कई महत्वपूर्ण चेहरे हैं यहाँ से। छत्तीसगढ़ के रण में देखिए किस तरीके से रायपुर संभाग में 20 सीटें आती हैं। वहीं पर अगर हम
रायपुर संभाग की सीटों की बात करें, 12 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया है, 8 सीटें कांग्रेस के पास गई हैं। यहां पर भी मुकाबला बेहद दिलचस्प था, 12 और 8 का ये डिफरेंस था, महज 4 सीटों का डिफरेंस। रायपुर संभाग में 20 सीटें आती हैं, 12 पर बीजेपी ने जीत दर्ज किया, वहीं पर 8 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज किया। दुर्ग संभाग की बात करते हैं, कई बड़े चेहरे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद यहां से आते हैं। 10-10 यहां पर देखिए बिल्कुल बराबरी का मुकाबला, 20 सीटें 10 बीजेपी के पास गई, 10 कांग्रेस के पास गई, यानी कि यहां पर मुकाबला बिल्कुल कड़ा देखने को मिला। हालांकि 2018 में कांग्रेस को यहां से भरपूर सीटें मिली थी, मजबूती के साथ कांग्रेस यहां पर खड़ी थी, लेकिन बीजेपी ने कमबैक किया है, 10 सीटें बीजेपी लेकर आई है, 10 सीटें कांग्रेस के पास हैं। बस्तर संभाग सबसे महत्वपूर्ण संभाग, 12 सीटें इस संभाग में, 8 सीटें बीजेपी के खाते में गई, महज 4 सीटें कांग्रेस के पास। ये महत्वपूर्ण संभाग इसलिए क्योंकि 12 की 12 सीटें कांग्रेस के पास थी, लेकिन यहां पर बीजेपी ने कमबैक किया है। 8 सीटें चुनने से बीजेपी 8 पर पहुंच गई है और 4 सीटें कांग्रेस के खाते में है, यानी कि आदिवासियों का भरोसा कहीं न कहीं बीजेपी पर देखने को मिला है। यहां पर जो भी योजनाएं केंद्र की ओर से चलाई जा रही थी, जिस तरीके से पीएम मोदी ने आदिवासियों को साधने की कोशिश की, जिस तरीके से केंद्रीय नेतृत्व यहां पर चुनावी मैदान में आया, और इसी के मद्देनजर ये जो नतीजे हैं वो देखने को मिले। बस्तर संभाग में 12 की 12 सीटें जहां कांग्रेस के पास थी, लेकिन अब वर्तमान में ये स्थिति है 8 सीटें बीजेपी के पास हैं, 4 सीटें कांग्रेस के पास हैं, यानी कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो किस तरीके से यहां पर जो चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं वो हमने आपको बताए। अब हम आपको बताते हैं कि कौन सी सीट पर कौन हारा और कौन जीता। तो ये देखिए किसकी हार किसकी जीत। भूपेश बघेल यहां पर जीते हैं, टीएस सिंहदेव हारे हैं। भूपेश बघेल पाटन से चुनाव लड़ रहे थे, टीएस सिंहदेव अंबिकापुर से चुनाव लड़ रहे थे। और चलिए सुनाते हैं भूपेंद्र सिंह क्या कुछ कर रहे हैं, सुनते हैं। इन सब चीजों को कैसे देख रहे हैं? निश्चित रूप से देखिए, जो हमारी गरीब कल्याण की जो योजनाएं थी, उन गरीब कल्याण की योजनाओं में क्रियान्वयन के मामले में हम देखें तो मध्य प्रदेश माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में नंबर 1 था हर योजना के मामले में, और इसीलिए उसका जनता ने प्रतिसाद दिया। और जब महिला सशक्तिकरण की हम बात करते हैं तो जहां एक तरफ हम लोगों ने, माननीय मोदी जी ने लोकसभा विधानसभा यहाँ पर बहनों को आरक्षण देने का काम किया, अनेक योजनाएं बनाने का काम किया, और वहीं मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज जी ने जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम किया, और उसमें वर्तमान में जो विशेष रूप से लाडली बहना योजना है वो इतनी लोकप्रिय योजना हुई कि 75% बहनों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। सर, आखिरी सवाल, विधायक दल की पहली बैठक होने की कब संभावना, शपथ ग्रहण कब तक हो जाएगा? अब ये तो हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करता है, और जो भी केंद्रीय नेतृत्व तय करता, हम लोगों के यहाँ कोई ऐसा विषय नहीं होता। बड़ी संख्या में तो बिल्कुल भूपेंद्र सिंह को आप सुन रहे थे, जिन्होंने एक बार फिर से दोहराया कि लाडली बहना योजना कितनी कारगर थी और कितना इसका प्रभाव पड़ा नतीजों में। तो बिल्कुल हम आपको लगातार दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से कि किसकी हार किसकी जीत। तो बात सबसे पहले भूपेश बघेल, सीएम और डिप्टी सीएम की करते हैं। भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव। भूपेश बघेल को जीत मिली है, टीएस सिंहदेव को हार मिली है। हालांकि टीएस सिंहदेव की हार काफी कम मार्जिन से हुई है, 96 सीटों से ये 96 वोटों से ये हारे, माफ कीजिएगा। और किस तरीके से यहाँ पर टीएस सिंहदेव को हार का सामना करना पड़ा, ये चौंकाने वाली खबर थी सबके लिए जब ये खबर सामने आई थी। उसके बाद अगर हम बात करें छाया वर्मा, कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण चेहरा, छाया वर्मा को हार का सामना करना पड़ा। शिव कुमार डहरिया भी कांग्रेस के ही, उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए कई ऐसे महत्वपूर्ण चेहरे थे जिन्होंने, किसी ने जीत हासिल की, किसी को हार का मुंह देखना पड़ा। तो लगातार हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर तमाम पार्टियों ने जिस तरीके से दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन उसके जो नतीजे सामने आए, ये देखिए जो तीसरा ग्राफिक्स हम आपको दिखा रहे हैं। डॉक्टर रमन सिंह की यहाँ पर जीत हुई है, राजनांदगांव से ये बीजेपी के प्रत्याशी थे। वहीं पर विक्रम उसेंडी ने भी जीत हासिल की है, वो भी बीजेपी के प्रत्याशी थे। तो यहाँ पर रमन सिंह और विक्रम उसेंडी ने जीत हासिल की है। वहीं पर देखिए केदार कश्यप जीते हैं। इसके अलावा दयाल दास बघेल यहां से जीते हैं, यानी कि कई ऐसे महत्वपूर्ण चेहरे, तमाम वो बड़े चेहरे हैं
जो कि चुनावी मैदान में थे। केदार कश्यप ने जीत हासिल की, बीजेपी से प्रत्याशी बनाया गया था इनको। दयाल दास भी बीजेपी के प्रत्याशी थे, इन्होंने भी जीत हासिल की है। दयाल दास बघेल, जिनकी तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। केदार कश्यप एक बड़ा चेहरा है बीजेपी के और उन्होंने भी जीत हासिल की है। तो ये तमाम ऐसे बड़े चेहरे हैं और जिस तरीके से यहां पर हमने आपको दिखाया कि कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण चेहरे जो कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने चुनावी मैदान में खड़े किए थे और किस तरीके से यहां पर हमने दिखाया कि कौन सा चेहरा जीता, कौन सा चेहरा हारा। अब देखिए एमपी के जो नतीजे सामने आए हैं उनमें क्या कुछ बड़ी बातें हैं। देखिए सबसे बड़ी बात यह कि 31 में से 12 मंत्रियों की हार हुई है। ये महत्वपूर्ण फैक्टर इस जीत के पीछे नरोत्तम मिश्रा, महेंद्र सिसोदिया हारे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जीत का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, बम्पर जीत उन्हें मिली है। सिंधिया के गढ़ में 11 सीटें बढ़ी हैं और वहीं 7 प्रत्याशी सिंधिया खेमे के हारे हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है कि सिंधिया खेमे के 7 प्रत्याशी हार गए हैं, जिसमें कई मंत्री भी शामिल हैं। 2020 में आपको बता दें 19 एमएलए थे, 19 में से 13 को टिकट मिला था। सिंधिया समर्थकों में 6 जीत हासिल की है और 7 ने हार का मुंह देखना पड़ा है उनको। पहली बार बीजेपी को रिकॉर्ड तोड़ वोट मिली और जो वोट प्रतिशत था वो भी बढ़ा है। 41 सीटों पर महिलाओं की वोटिंग सबसे अधिक हुई है। ज्यादा वोटिंग वाली 24 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। कांग्रेस को 29 महिला प्रत्याशियों में से जो 22 महिला प्रत्याशी थी उनकी वो हार गई हैं। वहीं पर बीजेपी ने 27 महिला प्रत्याशियों को मौका दिया था, जिसमें से 21 ने जीत दर्ज की है। महिलाओं का इस बार काफी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है। 47 आदिवासी सीटें जिस पर 24 ने बीजेपी ने जीत हासिल की है। एससी की 35 में से 26 सीटों पर बीजेपी जीती है, वहीं पर 9 पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। तो ये एमपी के नतीजों की कुछ महत्वपूर्ण और बड़ी बातें। 3 सीट सबसे छोटी जीत 3 सीटों पर मिली है। शाहजहांपुर से बीजेपी के अरुण भीमावत 28 वोटों से जीते हैं। तो शाहजहांपुर से बीजेपी को 28 वोटों से यहां पर जीत मिली। यहां से प्रत्याशी थे अरुण भीमावत, उन्हें ये जीत हासिल हुई। 28 वोटों से वो जीते हैं। 3 सीट ऐसे हम आपको बताएंगे जिस पर सबसे छोटी जीत बीजेपी के हाथ लगी है। महिदपुर से कांग्रेस के दिनेश जैन 290 वोटों से जीते हैं। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज स्ट्रीट।